आप देख रहे हैं मातृभूमि, मैं आपके साथ शोभना यादव। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और सरकार की चोट से बौखलाए आतंकी एक बार फिर घाटी में आम लोगों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कल जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित की दुकान में काम करने वाले सेल्समैन की गोली मारकर हत्या कर दी गई और इस वारदात में बड़ा खुलासा हुआ है कि आतंकियों के निशाने पर दुकान का मालिक संदीप मावा था। लेकिन अंधेरे और गलत पहचान की वजह से आतंकियों ने सेल्समैन को गोली मार दी। सवाल यह उठता है कि आखिर घाटी में आम जनता का खून कब तक बहेगा। टारगेट किलिंग से फिर दहली घाटी। 24 घंटे में 2 लोगों की हत्या। पाकिस्तान के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। महीने भर की शांति के बाद कश्मीर घाटी में आतंकियों ने फिर से अपनी कायराना करतूतों को अंजाम देना शुरू कर दिया है और आतंकियों की इस कायराना करतूत के निशाने पर हैं बेगुनाह लोग। बीती शाम श्रीनगर के पोहरी कदल इलाके में अज्ञात बंदूकधारियों ने एक दुकान में घुसकर कश्मीरी पंडित के स्टाफ को गोली मार दी। घायल मोहम्मद इब्राहिम खान को फौरन SMHS अस्पताल लाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। क्या हो गया? ये क्या करता था? ये क्या करता? इब्राहिम के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार के ये आंसू सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। अब इस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। श्रीनगर में कल जिस कश्मीरी पंडित कारोबारी संदीप मावा की दुकान पर काम करने वाले सेल्समैन की हत्या की गई, वो कारोबारी पिछले महीने श्रीनगर में मारे गए केमिस्ट माखन लाल बिंद के रिश्तेदार हैं और उनका कहना है कि आतंकियों के निशाने पर वो खुद थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें आतंकी हमले की जानकारी पहले ही दे दी थी। देखिए, कल 3 बजे मुझे इनपुट दिया गया था, 3 बजे दोपहर को, कि आप पे अटैक होने वाला है। तो मैं हड़बड़ाहट में अपनी छोटी दूसरी एक गाड़ी ले गया था। जो मेरी परमानेंट कार थी वो मैं वहीं रख गया था। और जब शाम को 8 बजे करीब इब्राहिम मेरी गाड़ी पे गया निकालने के लिए, तो द मोमेंट ही एंटर द गाड़ी में जो ही वो आए, तो उसी वक्त ही वाज शॉट 4 बुलेट्स। तो मैसेज तो क्लियर है कि दे वांटेड टू, ये तो मिस्टेकन आइडेंटिटी उनको हो गई। दे थॉट इट इज बिकॉज अंधेरा था, वहां लाइट उस वक्त नहीं थी, तो दे प्रिज्यूम दैट आई हैव एंटर्ड द कार। वहां नहीं तो मेरे बाकी 5-6 मुलाजिम थे, उन पे किसी पे हाथ नहीं लगाया गया। दे प्रिज्यूम दैट इट इज मी, बट इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मोहम्मद इब्राहिम काम हमारा भाई था। यानी साफ है कि आतंकी जानबूझकर कश्मीर में आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। आतंकियों की इस कायराना करतूत के खिलाफ एक बार फिर लोग सड़क पर हैं और सरकार से पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाने की मांग कर रहे हैं। आतंकी जहां एक तरफ लगातार बेगुनाहों को निशाना बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जम्मू में इन हत्याओं के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। अशोक जी, सिलसिला थम नहीं रहा। अब एक मुस्लिम लड़का जो वहां पर एक हिंदू की शॉप पे काम करता था, उसको गोली मौत के घाट उतारा गया। ये बिंद्रू का रिश्तेदार था जिसकी दुकान थी। सेलेक्टिव किलिंग है। जो कश्मीरी पंडित वहाँ रह गए हैं, किस तरह से यहाँ से भागे, और भाषण कुछ और होता है, राशन कुछ और होता है। ये सारी बातें प्लान्ड तरीके से चल रही हैं और मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, ये किस तरह कितने हिंदुस्तानी मारे जाएंगे, इसका अंत होना चाहिए। और अंत तभी होगा जब पाकिस्तान को कोई सबक दिखाने का हम प्रयास करेंगे। इन आतंकी घटनाओं के बाद घाटी में सुरक्षा बल एक्शन में है। जवानों ने श्रीनगर में सुरक्षा कड़ी कर दी और आतंकियों की तलाश शुरू कर दी है। हालांकि अब तक किसी भी संगठन ने इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन जिस तरीके से इन हत्याओं को अंजाम दिया गया है, उसे देखकर यही लगता है कि इसके पीछे वही संगठन सक्रिय है जिन्होंने पिछले महीने 13 बेगुनाहों को मारकर सनसनी फैलाने की कोशिश की थी। तो आपने हमारी ये रिपोर्ट देखी। कश्मीर में आतंकियों के निशाने पर कश्मीरी कारोबारी संदीप मावा थे, जो कि कश्मीरी पंडित हैं। मैंने संदीप से इस हमले को लेकर बातचीत की। सुनिए संदीप का मावा ने इस बातचीत में क्या कुछ कहा।
पूरा घटनाक्रम क्या था और आपका जो सेल्समैन मारा गया, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि निशाने पर आप थे? क्योंकि पुलिस इस पूरे मामले की अब जांच कर रही है, लेकिन आपका क्या आकलन है? देखिए, कल 3 बजे मुझे इनपुट दिया गया था, 3 बजे दोपहर को, कि आप पे अटैक होने वाला है। तो मैं हड़बड़ाहट में अपनी छोटी दूसरी एक गाड़ी ले गया था। जो मेरी परमानेंट कार थी वो मैं वहीं रख गया था। और जब शाम को 8 बजे करीब इब्राहिम मेरी गाड़ी पे गया निकालने के लिए, तो द मोमेंट ही एंटर द गाड़ी में जो ही वो आए, तो उसी वक्त ही वाज शॉट 4 बुलेट्स। तो मैसेज तो क्लियर है कि दे वांटेड टू, ये तो मिस्टेकन आइडेंटिटी उनको हो गई। दे थॉट इट इज बिकॉज अंधेरा था, वहां लाइट उस वक्त नहीं थी, तो दे प्रिज्यूम दैट आई हैव एंटर्ड द कार। वहां नहीं तो मेरे बाकी 5-6 मुलाजिम थे, उनपे किसी पे हाथ नहीं लगाया गया। दे प्रिज्यूम्ड इट इज मी, बट इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मोहम्मद इब्राहिम काम हमारा भाई था। ये अटैक कश्मीर पे इन्होंने किया है, ये हिंदू मुसलमान को दरार करने के लिए किया गया है, और ये मिस्टेकन आइडेंटिटी हुई है। ऑफ कोर्स आप माखन लाल बिंद्रू, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि पिछले महीने श्रीनगर में एक केमिस्ट की हत्या कर दी गई थी, माखन लाल बिंद्रू। शायद दर्शकों को नाम भी याद होगा। मैं बताना चाहती हूँ कि संदीप मावा जी माखन लाल बिंद्रू के रिश्तेदार भी हैं, उनके बेटे के साले हैं। मैं संदीप मावा जी से आपसे ये जानना चाहूंगी कि बिंद्रू साहब को मारा गया, अब आपको टारगेट किया जा रहा है। क्या आपको लग रहा है कि ये सिर्फ हिंदू मुसलमान में दरार पैदा करने के लिए ये इस तरीके के हमले किए जा रहे हैं? जिस तरीके से शांति बहाल हो रही है, विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है कश्मीर, उसको रोकने के लिए किया जा रहा है? डराने धमकाने का मकसद क्या आपको लग रहा है? देखिए, कश्मीर में शांति हो रही थी, ठीक है, तो जो मुझे लगता है जो सेपरेटिस्ट है या मिलिटेंट एलिमेंट है, उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि कश्मीर तरक्की की ओर जा रहा है, इंडस्ट्रियलाइज हो रहा है, लोग सुधर रहे हैं, लोग मेन स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, क्योंकि वो तंग आ चुके थे इस आतंकवाद से। इसमें तो इनको मारदाड़ी हुआ। तो कश्मीर पीस की ओर जा रहा था, तो द बेटर वे दे थॉट इज कि माइनॉरिटीज जो लोग यहाँ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो मेन लोग यहाँ आके यहाँ इनको एजुकेट भी कर सकते हैं और इंडस्ट्रियलाइज भी कर सकते हैं और इसको प्रॉस्पर भी कर सकते हैं। तो टारगेट तो क्वाइट ऑब्वियस है कि जो यहाँ लोग आ रहे हैं, जिसमें मैं भी था। अभी हम 2019 में हमने अपना फिर से बिजनेस यहाँ स्टार्ट किया, ये उम्मीद के साथ कि कश्मीर को रिवाइव करना है, अपने लोगों के साथ काम करना है, कश्मीर को पीस और प्रॉस्पेरिटी की ओर लाना है। कारोबार बार छोटा माइंड था, इट वॉज मोर ए फिलैंथ्रोपिक अप्रोच रादर देन मनी। बट मुझे लगता है ये तो अटैक है कि भाई मैसेज इज क्लियर दैट दे डोंट वांट कश्मीरी हिंदूज मुस्लिम सिख्स टू यूनाइट टुगेदर एंड प्रॉस्परस कश्मीर को एक तरक्की को ले जाए। वो तो चाहते ये गांव गवार रहे, बर्बाद हो जाए। वो यही मारदार से तो यही इंडिकेशंस है। जिस जो ये राजनीतिक दल हैं, चाहे पीडीपी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, जिन्होंने इतने सालों तक सत्ता शासन किया है, संभाली है वहां पर जम्मू कश्मीर में, क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये दल जिम्मेदार है जो आज स्थिति यहाँ तक पहुंच गई है? ये आज भी सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए वो अपनी दुकानदारी कर रहे हैं, उनने कश्मीर को बर्बाद कर दिया है। जो कश्मीर का पीसफुल सोल्यूशन देखना चाहता है उसको ये बदनाम करके अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं। यही ये करते आए हैं पिछले 70 साल से। एक दल, दूसरा दल, तीसरा, सिर्फ अपनी रोटियां सेक के, बेगुनाह को मार के इमोशनल बना। बिकॉज कश्मीरी लोग जो आपको समझना चाहिए वो इमोशनल लोग हैं। ये उनको इमोशनल बना के अपनी रोटियां सेक रहे हैं। उनकी इग्नोरेंस, उनकी ऑनेस्टी को वो यूज करके अपनी दुकानें चला रहे हैं। तो मुझे दुख है कि ये सोल्यूशन नहीं चाहते हैं। ये भी वो गिरगिट की तरह रंग बदल के आज एक स्टेटमेंट, कल दूसरी स्टेटमेंट, परसों तीसरी, विच एवर इट सूट्स देम। ये तो दलाल है, ये थोड़ी पॉलिटिकल, ये तो थोड़ी देश सेवा करने आए या स्टेट की, जम्मू कश्मीर के लोगों के। ये तो अपना दुकान चलाने, अपने घर अरबपति बनने, खरबपति बनने, होटल्स चाहकर यही करने, मॉल्स लेने आए। बस यही। आप यहाँ का कोई भी पॉलिटिकल फैमिली देख लीजिए, उनके पास कितने मॉल्स है, कितने होटल्स है, कितने 5 स्टार्स है। ये कहाँ से आता है? यहाँ कश्मीरियों के खून से बनाया गया पैसा है। उनको शर्म आनी चाहिए। कश्मीरी पंडितों को आप कश्मीरी पंडितों को आप कुछ संदेश यहां से देना चाहेंगे कश्मीर के मुसलमानों को, हिंदुओं को, अल्पसंख्यकों को? देखिए, माइनॉरिटीज को थोड़ा कॉन्शियस रहना चाहिए। देखिए, मैं भी काम कर रहा था कि कश्मीरी पंडित को कैसे यहाँ लाया जाए, हिंदू मुस्लिम सिख इत्यादि में कैसा लाया जाए, लेकिन मुझे लगता है अभी ये पॉसिबल नहीं होगा। अभी सिर्फ अपनी जान बचाएं। और आम कश्मीर मुसलमान भी परेशान है बेचारा, उसके भी लोग मरे गए, वो उस तक तो कुछ है ही नहीं। ही इज जस्ट अ विक्टिम। एक तरफ से माइनॉरिटीज विक्टिम है और दूसरे वो विक्टिम है, वो कुछ बोलेंगे तो उनको भी मार देंगे। सो इट इज अ नेवर एंडिंग वॉर। इट नीड्स सम टफ एंड स्ट्रिक्ट डिसीजंस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अदरवाइज ये दुकान तो चलती रहेगी जब तक इसका खात्मा नहीं होगा। ये नहीं चाहते हैं, ये कुछ मिनिस्कूल लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि कश्मीर में अमन हो। अमन हो गया तो यहाँ इंडस्ट्रियलाइज होगा, पीस होगा, जॉब होगी, प्रॉस्पेरिटी होगी। ये नहीं चाहते। ये चाहते हैं कश्मीर, ये जैसे तालिबान वो चाहते हैं कि बर्बाद हो अफगानिस्तान की तरह, यही हमको चाहते हैं कि हम वो बर्बाद हो जाए। उनमें इनका फायदा है।
तो कश्मीर के इस कारोबारी को आपने सुना, मुंह तोड़ जवाब देंगे आतंकवादियों को, और आतंकवादियों से बर्दाश्त नहीं हो रहा जिस तरीके से विकास की ओर जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है। घाटी में एक बार फिर आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सेना और सरकार दोनों एक्शन में है। श्रीनगर में जहां सेना ने चौकसी कड़ी कर आतंकियों की तलाश की है, तो वहीं दूसरी तरफ एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू सचिवालय में सुरक्षा के मुद्दे पर अहम बैठक बुलाई है। मामले पर क्या कुछ अपडेट है, जानने के लिए हम चलेंगे अपने संवाददाता आसिफ कुरैशी और अजय बाचलू के पास। देखिए, बैठक करीब 2 बजे खत्म हुई है और करीब 11:30 बजे ये बैठक शुरू हुई थी। और बैठक इसलिए भी अहम हो जाती है शोभना, क्योंकि कल ही यहाँ पर सचिवालय खुला है। औपचारिक तौर पर सचिवालय ने कामकाज यहाँ सोमवार को संभाला है और आज मंगलवार को सबसे पहला काम जो एलजी मनोज सिन्हा ने किया, वो सचिवालय पहुँचते ही न केवल जम्मू कश्मीर पुलिस बल्कि सीआरपीएफ, जो कि इंटरनल सिक्योरिटी आंतरिक सुरक्षा में यहाँ एक बहुत अहम योगदान दे रही है, उनके स्पेशल डीजी के साथ मीटिंग की, जिसमें श्रीनगर के भी जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी थे उनको भी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बुलाया गया था। और मुद्दा इस बैठक का स्पष्ट था, साफ था कि जिस तरह से कश्मीर में हालात बदल रहे हैं, कश्मीर में लगातार अल्पसंख्यकों और बेगुनाहों को निशाना बनाया जा रहा है, और उसके साथ ही जिस तरह से जम्मू के राजौरी और पुंछ में 11 अक्टूबर से लगातार ऑपरेशन चल रहा है और पाकिस्तान राजौरी और पुंछ को लगातार एक बार फिर आतंक की राजधानी बनाने की फिराक में है, वहां पर लगातार लॉन्चिंग पैड्स को एक्टिव किया गया है। तो इन सब परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में एक मीटिंग बुलाई गई, और किस तरह से न केवल पाकिस्तान में, क्योंकि बिल्कुल, और अब किस तरह से रणनीति आगे रहेगी अजय बाचलू, किस तरह से आगे बढ़ना है सरकार को, सेना को, इस पर आज ये अहम बैठक हुई है और कुछ ना कुछ आने वाले दिनों में नतीजा भी देखने को मिलेगा। आसिफ कुरैशी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आसिफ कुरैशी, एलजी की तरफ से बैठक बुलाई गई है सचिवालय में, सुरक्षा का मुद्दा सबसे अहम है, जिस तरीके से अल्पसंख्यकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। कल संजीव मावा के दुकान पे काम करने वाले एक सेल्समैन को मार दिया गया, तो कहीं ना कहीं चिंता बहुत बड़ी है। क्या रणनीति अब आगे रहने वाली है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये जो लोकल लड़के हैं ये चुपचाप निकल कर आते हैं और इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। शोभना, देखिए, कल की घटना इस बदले हुए स्वरूप का ही एक नतीजा है जो कि मिलिटेंसी ने ले लिया है। कश्मीर घाटी में जिस तरीके से पिछले कुछ समय से जो नए लड़के हैं वो मिलिटेंसी की राह पकड़ रहे हैं, जिनके बारे में पुलिस के पास ज्यादा जानकारी भी नहीं है और वो चुपचाप से अपना काम करते जा रहे हैं। और कल जिस तरीके से जो इब्राहिम को गोली मारी, लेकिन असली निशाना तो संदीप मावा और उनके पिता रोशन लाल मावा थे, यानी कहीं ना कहीं जो निशाना भी है वो भी टारगेट सेट किया गया है। इसीलिए जो दोहरी जो चुनौती है सुरक्षा बलों के लिए वो ये है कि आखिर इन लड़कों के पीछे दिमाग किसका है, टारगेट कौन सेट करता है और कौन उनको ये बता रहा है कि किस बंदे को कहां पे निशाना बनाना है। और ये जो नए लड़के हैं आखिर शहर में गायब कहां हो रहे हैं, पिछले कुछ समय से लगातार सुरक्षा बलों के निशाने पर ये लड़के रहे हैं। बहुत सारे लड़कों के बारे में सुरक्षा बलों को जानकारी भी है और उनके खिलाफ ऑपरेशन भी करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लगातार पिछले 24 घंटे में 2 हमले हुए, उसमें 2 लोगों की हत्या हुई। और यहाँ पे एक बात साफ हो गई है कि जो संदीप मावा है उनको सुरक्षा बलों ने पहले ही बता दिया था, पहले ही बता दिया था, उन्हें आगाह कर दिया था, और उनकी गाड़ी लेने उनका जब ये कर्मचारी पहुंचा तो आतंकी की गोली का निशाना बन गया और अपनी जान गंवा बैठा। बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ कुरैशी, अजय बाचलू इस पूरी। तो चलिए मातृभूमि में आगे बढ़ते हैं और कुछ सियासी खबरें आप तक पहुंचाते हैं। ड्रग्स मामले को लेकर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के बीच आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार जारी है। इस कड़ी में आज देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि नवाब मलिक का तो अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है। इस पर नवाब मलिक साहब भी आए प्रेस के सामने। उन्होंने कहा कि फडणवीस के आरोपों पर जो भी मेरा जवाब है वो मैं आपको बता ही रहा हूं, मेरा अंडरवर्ल्ड से कोई संबंध नहीं है। अब मैं फडणवीस के अंडरवर्ल्ड से संबंधों पर कल सुबह 10 बजे हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। एलबीएस रोड पर ये जो जमीन है, इस जमीन की एक रजिस्ट्री सॉलिडस नाम की कंपनी के साथ इररिवोकेबल पावर ऑफ अटर्नी होल्डर है सलीम पटेल, और दूसरे बिक्री करने वाले कौन है? दूसरे बिक्री करने वाले हैं सरदार शाह वली खान। यानी सलीम पटेल और शाह वली खान ने मिलकर इस जमीन की बिक्री की है। बिक्री किसको की है? सॉलिडस
इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, ये सॉलिडस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है नवाब मलिक जी के परिवार की। इस पर जो आपको मैंने दिया हुआ है, इस पर लेने वाले की साइन है, वो है फराज मलिक इनकी। इस सॉलिडस में 2019 में स्वयं नवाब मलिक भी थे। हमें लगता है कि पटाखे भीग गए और आवाज नहीं कर पाए। एक माहौल खड़ा किया गया कि नवाब मलिक के बम ब्लास्ट के आरोपियों से संबंध हैं, लेकिन इस 62 साल के जीवन में या लोक प्रतिनिधि बनने के 26 साल जीवन में इस तरह के आरोप कभी भी हम पर कोई लगा नहीं पाया। लेकिन आपने अंडरवर्ल्ड का खेल शुरू किया है। आज तो सारी चीज़ें मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन कल सुबह 10 बजे देवेंद्र जी का अंडरवर्ल्ड का क्या खेल है इस महाराष्ट्र में, और देवेंद्र जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए किस तरह से अंडरवर्ल्ड के जरिए पूरे शहर को हॉस्टेज बना रखा था, कल सुबह 10 बजे उसकी जानकारी देंगे। तो नवाब मलिक पर अब मुंबई बीजेपी के नेता आशीष शेलार ने भी हमला बोला है। शेलार ने नवाब मलिक को नसीहत देते हुए कहा, आपको मंत्री पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। नवाब मलिक के हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले आरोप पर शेलार ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। नवाब मलिक जी, आज आप भी मंत्री हैं। आज का भी कानून ऐसा कहता है कि प्राइवेट ओन्ड लैंड पर अगर स्लम होगी तो सरकार भी, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र भी उस प्राइवेट ओनर को रेडी रेकनर का 25% 25% देता है। लेकिन आपके पास ये नवाबी मालक नहीं आया कि जिसने रेडी रेकनर के 10% पर ही पूरी स्लम की बिल्डिंग नहीं, पूरी स्लम्स और जगह पूरी मालकियत दी थी, यानी सरकारी दाम से भी कम दाम पर। और इसका मतलब स्पष्ट है, मुंबई में इस प्रकार का नवाबी रेट, नवाबी धंधा, नवाबी किराएदार, नवाबी मालिक, ये चांडाल चौकटी अपना चेहरा दिखाकर अंडरवर्ल्ड की लैंड के ट्रांजैक्शन को प्रोटेक्ट करना चाह रही है। और महाराष्ट्र की राजनीति में आरोपी की इस बमबारी पर बात करने के लिए हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं संवाददाता रौनक कुकड़े। रौनक कुकड़े, ये पूरा मामला आर्यन खान की गिरफ्तारी के साथ शुरू हुआ था, ड्रग्स से जुड़ा हुआ था। पहले समीर वानखेड़े आए, उसके बाद तमाम एक लंबी फेहरिस्त नामों की आती चली गई। लेकिन अब ये जो नवाब मलिक और देवेंद्र फडणवीस सामने सामने आ गए हैं, ये तो कहीं ना कहीं अब कहा जाए कि कीचड़ फैलता जा रहा है और एक दूसरे के ऊपर उछाला जा रहा है जमकर। जी, निश्चित तौर पर शोभना, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ड्रग्स से शुरू हुई लड़ाई अब आकर अंडरवर्ल्ड पर आकर जो है वो देखने को मिल रही है। मुख्य तौर पर आज जिस तरह के आरोप देवेंद्र फडणवीस ने मंत्री नवाब मलिक पर लगाए हैं, हालांकि इन आरोपों से सरासर नवाब मलिक इनकार कर रहे हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन क्या है, वो कल सुबह 10 बजे एक हाइड्रोजन बम के जरिए वो है महाराष्ट्र को दिखाने वाले। मुख्य तौर पर देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह के आरोप अब नवाब मलिक देवेंद्र फडणवीस पर लगाते हैं। लेकिन एक बात गंभीर जो आरोप लगाए हैं उस पर नवाब मलिक ने साफ साफ जवाब जो है वो देने से बचते रहे, वो गोलमोल जवाब देते रहे। मुख्य तौर पर जो आरोप लगाए वो सीधे साफ आरोप है कि 2005 में जो 1993 ब्लास्ट के मुंबई के जो आरोपी है शाहनवाज, उनकी और सलीम खान की जो ज़मीन थी वो मुख्य तौर पर नवाब मलिक से के लोगों ने खरीदी थी। इसमें जो आरोप है कि वो ज़मीन उन्होंने क्यों खरीदी, इस बारे में कोई जानकारी जो है वो नवाब मलिक ने नहीं दी, बल्कि वो ये आगे कहते हुए है कि देवेंद्र फडणवीस किस तरह से अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड थे और उसका खुलासा वो कल करने वाले। तो कुल मिलाकर ड्रग्स से शुरू हुई जो लड़ाई है अब वो अंडरवर्ल्ड की तरफ जाती हुई दिख रही है। जी शोभना, लेकिन सवाल ये भी है ना रौनक कुकड़े, 5 साल सत्ता में देवेंद्र फडणवीस भी रहे, अगर नवाब मलिक का ऐसा कुछ कनेक्शन था और उनकी जानकारी में था तो क्यों नहीं गिरफ्तार किया? अब मंत्री पद पर नवाब मलिक बैठे हुए हैं, अगर वो हाइड्रोजन बम मीडिया के सामने आकर कल सुबह 10 बजे फोड़ने की बात करते
देते हैं तो क्यों नहीं कोई कार्रवाई करते हैं? इसका मतलब सीधा सीधा ये समझ में आता है कि ये राजनीतिक दल और ये नेता सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। कुछ पुख्ता इनके हाथ में है नहीं, और अगर पुख्ता है तो आप कोर्ट जाइए या फिर पुलिस में जाइए। ये निश्चित तौर पर यह सवाल खड़ा होता है शोभना, आज यही सवाल जब देवेंद्र फडणवीस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए उस दौरान हमने भी उनसे सवाल पूछा कि आप गृह मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों आपके पास पद थे, 5 साल से आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, ऐसे में आपके पास अगर नवाब मलिक को लेकर इस तरह की जानकारी थी तो उस वक्त आपने एक्शन क्यों नहीं किया? हालांकि उन्होंने कहा कि मेरे पास जानकारी अभी आई है, ये मामला साल 2005 का और उसके बाद भी मेरे से पहले भी कई लोग गृह मंत्री राज्य के रह चुके हैं, ऐसे में वो भी कार्रवाई कर सकते थे। लेकिन ये उनकी तरफ से भले इस तरह की सफाई आ रही हो, लेकिन जैसे आपने कहा कि नवाब मलिक इस वक्त महाराष्ट्र के एक कद्दावर मंत्री है, संवैधानिक पद पर बैठे, अगर उनके पास कोई सबूत है तो निश्चित तौर पर उन्हें कोर्ट में जाना चाहिए या पुलिस के पास शिकायत दर्ज करानी चाहिए। मीडिया में आकर इस तरह की सनसनी फैलाकर केवल राजनीतिक आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा जी। और कहीं ना कहीं जो ड्रग्स केस में जो पूरी जांच चल रही है वो उसको भटकाने की भी कोशिश के रूप में इसको देखा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद रौनक कुकड़े। कल सुबह 10 बजे का इंतजार, जब नवाब मलिक कह रहे हैं कि वो देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। तो चलिए नजर रहेगी हमारी इस खबर पर। फिलहाल मातृभूमि में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर भोपाल से, जहां बच्चों के कमला नेहरू अस्पताल में बीती रात आग लग गई। इस हादसे में एक दुखद जो दुर्घटना हुई वो 4 बच्चों की जान चली गई। घटना बेहद दर्दनाक है, लेकिन बच्चों के परिवार वालों का दर्द बांटने की बजाय नेताओं ने एज यूजुअल राजनीति शुरू कर दी। चीख पुकार है, दर्द, बेबसी है। तस्वीरें भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल के बाहर की हैं, जहां कल रात अस्पताल में लापरवाही ने 4 मासूमों की जान ले ली। आईसीयू वार्ड में आग लगने से बच्चों की मौत हो गई। बच्चे सब ठीक है, देखो सब बच्चे अच्छे सब ठीक है, देखो। इस दर्दनाक हादसे ने बच्चों के परिवार वालों को गहरे सदमे में डाल दिया है। इसी बीच अस्पताल प्रशासन पर बच्चे बदलने का संगीन आरोप लगा है। बच्चा बदल दिए, दूसरा लगा दिए। तो क्या आपने अभी देख के आए बच्चे? हाँ देख के आए, जिंदा है हमारा बच्चा की फोटो है। हम अपने बच्चे को अच्छे जानते हैं, हमारा बच्चा जिंदा है और हमें कहा जा रहा है आपका बच्चा मर चुका। ये देखिए हमारे बच्चे की फोटो भी जब बाहर निकाला ना बच्चे को, वो वीडियो भी है मेरे पास। ये जो बाहर निकाला है ना बच्चा, पहला वाला स्वस्थ बच्चा हमारा है। पहला वाला ये देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको। ये सर हमारा बच्चा, ये जिंदा है हमारा बच्चा। प्रशासन की लापरवाही यही खत्म नहीं होती। कुछ परिवारों का कहना है कि उनके बच्चों की मौत हो चुकी है, लेकिन प्रशासन मानने को तैयार नहीं है। इस घटना में कुछ ऐसे बच्चों की भी मौत हुई है जो उसी फ्लोर पे मौजूद थे और जब दुर्घटना हुई तो उनके परिजन भी वहीं थे, मगर इन सारे बच्चों को उस पूरे घटनाक्रम की आंकड़े में शामिल नहीं किया जा रहा। ये आपकी बेटी का डेथ सर्टिफिकेट? जी मेरी बेटी का है। कहाँ पे भर्ती थी वो? जो आग लगी थी उसके सामने वाले वार्ड में, 3 नंबर। क्या उम्र थी उसकी? 8 साल। जब आग लगी था वो वहाँ थे? जी मैं वहाँ था। अब आपको सिर्फ ऐसी सर्टिफिकेट, ऐसा पर्ची दे दी गई है और आपको और ऐसा डेड बॉडी दे दी गई है। वो मान ही नहीं रहा कि उसमें कुछ हुआ है हमारी बच्ची का। आप क्या मानना है? सर हमारे हिसाब से तो उसी में हुआ है, धुएं से ही हुआ है जो भी हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन निकल गया था उसका उस समय। वो मतलब ऑक्सीजन लगा था, वो निकाल दिया गया था डॉक्टरों ने, तो धुआं इतना था, इतना ही दे रहा था कि मोबाइल की लाइट में नहीं दिख रहा था कुछ। हादसे के बाद बच्चों और उनके परिवारों के साथ हो रही नाइंसाफी पर कोई बोलने सुनने वाला नहीं, लेकिन राजनीति जमकर हो रही है। जिन बच्चों की जान गई है उनके परिवार के दर्द पर शिवराज सरकार ने मुआवजे का मरहम जरूर लगाया है। घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मैंने गंभीरता से लिया, जांच के निर्देश दिए। एसीएस हेल्थ मेडिकल एजुकेशन जांच करके रिपोर्ट देंगे। ये लापरवाही आपराधिक लापरवाही में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। हम इसको आसानी से नहीं ले सकते। शिवराज ने मुआवजे का ऐलान किया तो कांग्रेस कार्यकर्ता भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल के बाहर
विरोध प्रदर्शन के लिए पहुंच गए। कांग्रेस के नेता इस घटना के लिए शिवराज सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और मामले को प्रधानमंत्री तक लेकर जाने की चेतावनी दे रहे हैं। लापरवाही ये है कि जो महिलाएं वहाँ बैठी हुई है, जो परिजन हैं, उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है, वो वहाँ मिल नहीं पा रहे हैं। और अभी मैंने ये अरेंजमेंट किया कि 3-3 महिलाओं को जाने दो, अपने बच्चों को देखने दो। फिर अभी बताया जा रहा है कि 7 का पोस्टमार्टम हो रहा है, तो ये क्या फिगर है ये कहीं अभी जानकारी नहीं है। तो कुल मिला के अफरा तफरी है और महिलाएं वहाँ पे परेशान हैं, चिल्ला रही हैं, रो रही हैं कि हमारे बच्चों को बचा लो, जिसकी सांस चल रही है उसको तो बचा लो। पूरी सरकार जिम्मेदार है, इनके मंत्री, मुख्यमंत्री सब जिम्मेदार है और हाई कोर्ट सिटिंग जज से जांच होना चाहिए और प्रधानमंत्री से हम मिलेंगे और भंडाफोड़ करेंगे कि किस तरह से स्वास्थ्य विभाग की सरकार फेल हुई है लोगों की जान बचाने। राजनीति सबको करनी है, लेकिन परिवारों को झकझोर देने वाले हादसे से उठे सवालों के जवाब कोई नहीं देना चाहता। सवाल ये कि आखिर मासूमों की मौत का जिम्मेदार कौन है? सवाल ये भी कि अस्पताल में आग बुझाने के इंतजाम क्यों नहीं थे? वक्त रहते बच्चों को क्यों नहीं बचाया जा सका? किसकी लापरवाही से आग लगी? और मासूम बच्चों की मौत की सजा आखिर क्या है? सवाल मासूम बच्चों की जिंदगी से जुड़े हैं, इसलिए शिवराज सरकार को इस हादसे के दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाने के कदम उठाने चाहिए। अब सरकार चाहे कितनी भी जांच करा ले, जिनके बच्चों की जान जानी थी वो चली गई और जो माँ बाप का नुकसान हुआ है वो हो गया। शराबबंदी वाले राज्य बिहार में जहरीली शराब का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बड़ी खबर इस समय की, बिहार के मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब से मरने वालों की तादाद बढ़कर 4 हो गई है। 2 लोगों की पहले ही मौत हो गई थी, जबकि 2 लोगों ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। तो शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब से फिर मौत, ये तादाद बढ़कर अब 4 हो गई है। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि इस फैसले की एक बार समीक्षा की जाएगी। और अस्पताल में इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत। विपक्ष लगातार हमलावर है शराबबंदी के फैसले को लेकर और ये विपक्ष का कहना है कि शराबबंदी का फैसला लिए बहुत दिन हो गए, अब इसकी समीक्षा होनी चाहिए। इससे कुछ देर पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने अखिलेश यादव और बीजेपी दोनों पर एक साथ हमला बोला है। सुन लेते हैं क्या कुछ कहा। भाजपा खासकर यूपी में अपनी जन विरोधी नीतियों व द्वेषपूर्ण कार्यकलापों एवं सरकार की घोर विफलताओं पर पर्दा डालने तथा इन पर से लोगों का ध्यान बांटने के लिए भी यहाँ विशेषकर सपा आदि से अंदरूनी मिलीभगत व सांठगांठ करके जिन्ना व अयोध्या पुलिस फायरिंग जैसे अनेकों और नए गढ़े हुए सांप्रदायिक व धार्मिक मुद्दों को उठाने का भी पूरा प्रयास कर रही है ताकि ये जो चुनाव है हिंदू मुस्लिम हो जाए। ये इन दोनों पार्टियों का अंदर ये प्रयास चल रहा है, जो स्वाभाविक तौर पर ये सपा व भाजपा आदि को आपसी लाभ पहुंचाने की नीयत से इनकी स्वार्थ की राजनीति को पुनः उजागर करता है। तो मायावती ने समाजवादी पार्टी और बीजेपी पर तो हमला बोला ही, साथ ही कांग्रेस को लेकर कहा कि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में कुछ हासिल होने वाला नहीं है। वो भी सुन लेते हैं क्या कुछ कहा। कि यदि कांग्रेस पार्टी ने यहाँ यूपी में भी अपने लंबे रहे शासनकाल में अपने 50% भी चुनावी वायदे पूरे कर दिए होते तो फिर आज ये पार्टी केंद्र व उत्तर प्रदेश सहित देश के अधिकांश राज्यों से भी सत्ता से बाहर नहीं होती। इतना ही नहीं बल्कि इनकी कथनी व करनी में जमीन आसमान का अंतर होने की वजह से अब जनता इनके वायदों व घोषणाओं आदि को कतई भी गंभीरता से नहीं ले रही है। यही स्थिति इस मामले में हमें दूसरी पार्टियों की भी देखने के लिए मिल रही है। हालांकि इस मामले में बीएसपी बातें बहुत कम व कार्य करके दिखाने में ही ज़्यादा विश्वास रखती हैं।
हम आपको बताना चाहते हैं मातृभूमि में कि बिहार में छठ पूजा के लिए इस समय जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। एनडीआरएफ की टीम जो है वो पटना के घाट पर निगरानी कर रही है। 400 रेस्क्यूअर, 700 मोटर बोट तैनात की गई हैं प्रशासन के द्वारा। दानापुर के पीपापुर घाट से लेकर पटना सिटी के घाट तक एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। एनडीआरएफ के जवान लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं। मेडिकल और रिवर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। एनडीआरएफ की टीमें लगातार लोगों को सावधानी बरतने के लिए कह रही हैं। बच्चों के साथ छोटे बच्चे यहां पर लेकर माएँ आती हैं। पूजा पाठ होती है, पूजा अर्चना होती है। घाट पर विशेष प्रबंध किए गए हैं इस पूजा के लिए और एनडीआरएफ की टीमों को भी लगाया गया है कि कहीं भी किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।